सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की राजनीति विज्ञान से संबंधित क्विज। आज की हमारी क्विज का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आपको बताना है कि स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। तो आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपको चारों विकल्प दिए जाते हैं। एक पहला है ग्राम सचिव, दूसरा है सरपंच, तीसरा उप सरपंच और चौथा वार्ड पंच। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आपने यदि विद्यार्थी इसका विकल्प 2 नंबर चुना है सरपंच, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत में जो अन्य सदस्य होते हैं, जिस प्रकार से उप सरपंच भी होता है, वार्ड पंच भी होता है ना, तो इन सब का चुनाव जो ग्रामीणों के द्वारा, जिस प्रकार से वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव है, ये ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है और वार्ड पंच मिलकर के उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत के सदस्य ग्रामीणों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है? 21 वर्ष उम्र होनी जरूरी है। तो देखिए विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत के सदस्य है किसके द्वारा चुने जाते हैं? ग्रामीणों के द्वारा चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल यानी 5 वर्ष होता है तथा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है? 21 वर्ष होना जरूरी है। तो जो ग्राम पंचायत होती है इसको वार्डों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से वार्ड पंच चुना जाता है। वार्ड पंच है वो मिलकर के उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो उप सरपंच है वो सरपंच की अनुपस्थिति में जो ग्राम पंचायत के दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहां पेश करेगा? तो लोकपाल है उसके द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? पहला विकल्प है संसद में, दूसरा है उपराष्ट्रपति को, तीसरा विकल्प है न्यायाधीश को और चौथा विकल्प है इनमें से किसी को नहीं। तो लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहां पेश करेगा? संसद में पेश करेगा। तो लोकपाल के द्वारा अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो संसद या राष्ट्रपति के सामने पेश की जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपका उत्तर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद में। तो देखिए विद्यार्थियों, लोकपाल 2019 में अस्तित्व में आया। लोकपाल कब अस्तित्व में आया? 2019 में अस्तित्व में आया। लोकपाल के पद की अवधि 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु है। तो लोकपाल में जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, जो उनके लिए पद की अवधि क्या रहती है? या तो 5 वर्ष या 17 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो इस प्रकार से लोकपाल के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल या 5 वर्ष की अवधि या 17 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद कहां स्थित है? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा विकल्प है जेनेवा में, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन में और चौथा विकल्प है ढाका में। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद कहां स्थित है? तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर सुना है विकल्प नंबर 2 जिनेवा में, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद कहां स्थित है? जिनेवा में स्थित है। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। तो इस प्रकार से इसका कार्यालय जिनेवा में रखा गया है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज के अगले प्रश्न। आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है सुकुमार सेन, दूसरा विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है रंगनाथ मिश्र और चौथा विकल्प है कमल कुमार। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा रंगनाथ मिश्र थे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
का कार्यकाल कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो जिसका कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आपको बताना है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो आपको विकल्प दिए गए 5, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 9। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 8 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 8 सदस्य किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 डिम्ड सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 5, 2, 7 और 1, 8 कुल कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है कि नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विद्यार्थी देखिए, पहला विकल्प है 21 वर्ष, दूसरा विकल्प है 35 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा विकल्प है 18 वर्ष। तो देखिए विद्यार्थी, इतना तो आपको पता है कि 18 वर्ष है वो मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो नगर निकाय हो, स्थानीय शासन हो, दोनों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है? आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 21 वर्ष। तो नगर निकाय में, स्थानीय शासन में जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, उनको लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष होना जरूरी है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने रुपए खर्च हुए? आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, लेकिन आज प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कितने रुपए खर्च हुए। आपको विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प है 5.5 करोड़, दूसरा विकल्प है 3.6 करोड़ और चौथा विकल्प है 7.6 करोड़, चौथा विकल्प है लगभग 64 लाख है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे। तो यदि आपने इसका उत्तर विद्यार्थी विकल्प नंबर 4 चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके साथ ही समय कितना लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी क्विज का अगला प्रश्न। अपनी जो आज राजनीति विज्ञान से संबंधित क्विज चल रही है, उसका अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तर दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं। पहला उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों, ज्यादातर विद्यार्थी हैं वो इसका उत्तर गलत कर देते हैं, जयपुर में कर देते हैं। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित कहाँ है? विकल्प हो जाएगा 3 नंबर, जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा खंडपीठ, इसकी जो शाखा है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको पहले बता दिया गया है, जयपुर में स्थित है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न, नगर निकायों के कितने प्रकार हैं? नगर निकायों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो नगर निकायों के कितने प्रकार हो गए? यदि आपने इसका उत्तर चुना है 3 तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। नगर निकायों के 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से आता है ना, नगर पालिका सबसे छोटी इकाई, निम्नलिखित की इकाई नगर पालिका है। उसके बाद आती है नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और 3 वर्ष पर आती है नगर निगम, नगर निगम।
तो देखिए विद्यार्थियों, नगर पालिका है, इसके लिए जनसंख्या 1 लाख से कम, 1 लाख से कम जनसंख्या होने पर नगर पालिका, और 1 लाख से 5 लाख, 1 से 5 लाख की जनसंख्या तक होता है नगर परिषद, और 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने पर नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम होता है। तो इस प्रकार से नगर निगम को नगर निगम के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार को हो गए। कौन कौन से? तो सबसे छोटी इकाई नगर पालिका हो गई, मध्यम स्तर की नगर परिषद, और सर्वोच्च स्तर पर हो गया नगर निगम। तो इस प्रकार से 3 स्तर हो गए। तो देखिए विद्यार्थियों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये हैं 3 स्तर। अब देखिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 29 और चौथा है 23। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर 18 चयन किया है, एक विकल्प नंबर 1, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में नगर निगम है? यानी आपको जो शहर दिए जाएंगे, आपको बताना कि किस शहर में नगर निगम है। और नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या जरूरी है? 5 लाख से अधिक। ठीक है ना? तो राजस्थान के किस जिले में नगर निगम है? पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान के किस जिले में नगर निगम है? जयपुर में नगर निगम है, जोधपुर में नगर निगम है, कोटा में भी नगर निगम है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी राजस्थान के इन जो तीनों शहरों के नाम दे रखे हैं उसमें नगर निगम स्थित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न रहेगा, हाँ, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? जो नगर निगम सर्वोच्च इकाई होती है नगरीय शासन की, तो सर्वोच्च इकाई नगरीय शासन की होती है नगर निगम। आपको बताना नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है। आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है सचिव, दूसरा है सरपंच, तीसरा है मेयर और चौथा है विकास अधिकारी। नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो यदि विद्यार्थी आपने इसका 3 नंबर विकल्प चुना है, मेयर या महापौर, तो नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर निगम का प्रमुख मेयर कहलाता है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखिए आज की क्विज का अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद के लिए अधिकतम आयु कितनी है? यानी कितनी उम्र के बाद वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए पहला है 60 वर्ष, दूसरा विकल्प है 61 वर्ष, तीसरा विकल्प है 65 वर्ष और चौथा विकल्प है 62 वर्ष। किसके लिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर यदि आपने सुना है विकल्प नंबर 4 62 वर्ष, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी जरूरी है? 62 वर्ष होना जरूरी है। तो देखिए विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के लिए कितनी है? 65। और उच्च न्यायालय के लिए कितनी है? 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना कि राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला है 1948, दूसरा 1949, तीसरा विकल्प 1975 और चौथा विकल्प है 1980। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यदि आपने इसका उत्तर 2 नंबर विकल्प सुना 1949, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ, वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, यानी उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। और वास्तविक संख्या कितनी है? 34 है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित एक
महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधित क्विज देखते रहेंगे, अन्य अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।